Hey everyone, welcome to my channel. Today I'm going to discuss with you all UPPSC Prelims Paper 1 of year 2023. Guys, इस वीडियो में हम पॉलिटी के 2023 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि दो पार्ट्स में आएंगे आपके पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सो वी विल गो सब्जेक्ट वाइज. हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे तो सबसे पहले हम पॉलिटी के क्वेश्चंस लेके चलते हैं. सो लेट्स गो थ्रू द वीडियो. कौन सा प्रोविज़न पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेक्टली मैच नहीं है? ट्रिब्यूनल्स पार्ट 11 जो कि गलत है क्योंकि ट्रिब्यूनल्स आता है आपका पार्ट 14A. ओके, तो फर्स्ट वाला गलत है, फिर भी हम बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं. यूनियन टेरिटरीज आपका पार्ट 8 है. ऑफिशियल लैंग्वेज आपका पार्ट 17 है, करेक्ट कर लीजिएगा वहाँ. और शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ आपका पार्ट 10 है. तो ऑल थ्री आर करेक्ट एक्सेप्ट द ट्रिब्यूनल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इनिशियली परमिट किया था इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए कितने पीरियड के लिए? तो ऑप्शन में जाने से पहले आपको बता दें, आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह हम यूज़ कर सकते थे 15 ईयर्स के लिए. कब से? जब से कॉन्स्टिट्यूशन की एप्लीकेबिलिटी हुई, फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इनमें कौन सा आर्टिकल 20 का पार्ट नहीं है? तो आर्टिकल 20 के में आता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, जिसमें 3 क्लॉज हैं. क्लॉज 1, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. तो क्या चीज़ गलत हुई? ऑप्शन ए, दैट इज़ प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर. एवरीवन गॉट इट? ओके, नाउ तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 20 में 3 क्लॉजेस है. ओके. When was the census work done for first time in India? तो आपको बता दें 1865 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम गवर्नमेंट ने इस पे अग्री किया था कि जो पॉपुलेशन सेंसस है वो 1871 में हो. ग्राम सभा के रिकॉर्डिंग क्या ट्रू नहीं है? तो आर्टिकल 234 जी के अकॉर्डिंग ग्राम सभा अपनी पावर्स और परफॉर्म करती है फंक्शंस एज द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट बाय लॉ में प्रोवाइड. मतलब इसकी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट डिटर्मिन नहीं करती है, इसकी पावर्स स्टेट डिटर्मिन करता है. तो ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग. सो इट इज़ करेक्ट दैट इट हैज़ द पावर्स एंड फंक्शंस एट द विलेज लेवल लाइक state legislature as at the state level. And C is also correct that it is a village assembly consisting of all registered voters in the area of panchayat. But option B is wrong as it determines its functions by the state legislature. Okay, so this is gram sabha. Now the gram panchayat जो होती है वो रिपोर्ट प्रोवाइड करती है फ्रॉम द लास्ट ग्राम सभा. ठीक है, और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है ग्राम सभा की उसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत. ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत्स आर कंडक्टेड बाय. कौन कंडक्ट कराता है पंचायत के इलेक्शंस? दैट इज़ द स्टेट इलेक्शन कमीशन. अगर आपको याद हो तो प्रीवियस क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी मिलता जुलता है. ओके, आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग स्टेट इलेक्शन कमीशन में एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है जिसे कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इलेक्टोरल रूल्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत. सो मेनली किसका रोल आ रहा है यहाँ पे? दैट इज़ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द स्टेट इलेक्शन कमीशन. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, और किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? दैट इज़ आर्टिकल नंबर 243 के, जो कि किससे रिलेटेड है? दैट इज़ रिलेटेड टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन. ओके, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, दैट्स ऑल द सेम. ओके, नाउ with reference to the election of the Vice President of India, which is declared void by the Supreme Court, which of the following statements are correct? 1. The acts done by him as Vice President before such declaration are considered valid. 2. The acts done by him as Vice President on the day of such declaration are not considered valid. आपके पास ऑप्शन है neither 1 nor 2, only 1, only 2, both 1 and 2. So guys, अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट को वॉइड डिक्लेयर कर देता है, जो उसने काम किए हैं, एक्ट्स जो उसने किए हैं इस डिक्लेरेशन से पहले, वो इनवैलिड नहीं होते हैं. दैट इज़ दे कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स. तो बाय सीइंग दिस, ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ ओनली 1 इज़ करेक्ट.
आई होप यू गॉट द पॉइंट। जो भी काम उसने इस डिक्लेरेशन से पहले किए होते हैं सुप्रीम कोर्ट उनको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करता है, मतलब वो जो भी काम उसने किए होते हैं वो चलते रहते हैं। दैट इज़ द एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर सच डिक्लेरेशन रिमेन टू कंटिन्यू। The resignation letter by a judge of a Supreme Court is addressed to A. the CJI, B. the President, C. the senior most judge of Supreme Court, D. the Prime Minister। तो जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वो ऑफिस कब तक होल्ड कर सकता है? टिल 65 ईयर्स, दैट एवरीवन नोज, ठीक है। तो सेम वे वो जो रेजिग्नेशन लेटर होता है वो किसको सबमिट करता है? The resignation letter by a judge of a Supreme Court is addressed to the President, and a judge of the Supreme Court shall hold office until he attains the age of how much years? 65 years. Which of the following provision is a part of both DPSP and fundamental duties? इनमें से कौन सा प्रोविज़न दोनों का पार्ट है, DPSP का और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का? तो आपको बता दें जो हमारा आर्टिकल 48A है वो इम्पोज करता है ड्यूटी स्टेट पे कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। कौन सा आर्टिकल? 48A, चाहे वो पोल्यूशन से हो चाहे किसी भी चीज़ से हो। एंड आर्टिकल 51A क्या बोलता है कि ये हर सिटीज़न की ड्यूटी है कि वो जो भी सिटीज़न है इंडिया का, ये उसकी ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को, जिसमें लेक्स रिवर्स सब आते हैं। ओके, Which one of the following pairs schedule subjects is not correctly matched? Third schedule, forms of oaths or affirmations, absolutely correct. Ninth schedule, allocation of seats in the Council of States, that's wrong. Ninth schedule हमारा डील करता है एक्ट्स एंड रेगुलेशंस से, जो कि लैंड रिफॉर्म से और एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम से डील करते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1951 में, उसने नाइन्थ शेड्यूल को ऐड कर दिया था उन लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशनल स्क्रूटनी से। कौन से ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, 8th schedule languages is right, and so is the 10th schedule's provisions as to disqualification on ground of defection। defection की basis पे disqualify कर देना किसी member को, जो कि 10th schedule में आता है, वो भी correct है। it means 3rd schedule, 8th schedule, 10th schedule are all correct, which is wrong the 9th schedule because it deals with the land reforms, acts and regulations regarding to the land reforms। By which of the following acts the system of Chamber of Princes with 120 members was created? Options are Act of 1919, Charter Act of 1853, Act of 1909, Act of 1793। तो आपको बता दूँ मोंटेग केल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बोल लीजिए उसको। इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था नंबर 1 डायरकी प्रोविंशियल लेवल पे, सेकंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब्जेक्ट्स के 2 डिविजन्स हो गए थे, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। थर्ड बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेचर में। फोर्थ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया गया था 6 यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस के लिए। पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था 120 मेंबर्स के साथ वो क्रिएट कर किया गया था। किसमें क्रिएट किया गया था? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो which option is correct? That is A, Act of 1919. So by which of the following acts the system of Chamber of Princes with 120 members was created? So the option A, Act of 1919. So guys, this was the part 1 of UPPSC prelims paper polity questions 2023. So if you really liked my channel, please like and subscribe so that it will give motivation to me and I'll make part 2 of this video. Okay, thank you so much. And if any query or any doubt, please comment in the comment section below. Okay, thank you so much.